हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ का जो हमारी फुल प्रिपरेशन का जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 2 क्लास कर ली हैं। हमारे लेक्चर 2 हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले भारत का परिचय जाना और दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि भारत की तटीय सीमाएँ, भारत की स्थलीय सीमाएँ और अनक्लोज क्या क्या हैं, उनके बारे में हमने जाना। आज हम जानते हैं कि लेक्चर 3 में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है, किस किस टाइम, किस किस पीरियड में, किस किस समय इसका जो है गठन हुआ, संरचना बनी भारत की। तो उसके बारे में आज जानेंगे और किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो तीसरा लेक्चर है वो आपके जो भारत की भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में है। तो पढ़ते हैं कि टी.एच. हॉलैंड द्वारा भारत की भूगर्भिक संरचना को बांटा गया, क्योंकि भारत के उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटना है इसको लेके बहस थी। तो टी.एच. हॉलैंड ने कहा कि इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि भारत में विश्व की प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानें मिलती हैं। इस तरीके से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। तो इसको 4 भागों में बेसिकली बांटा गया और उसके अंदर भी कई भाग हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि ये पहली जो भारत की भूगर्भिक संरचना है वो किस टाइप की है, तो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं, यानी आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं। उनमें कौन सी चट्टानें उस पीरियड में बनी, उस समय बनी, उसके बारे में हम बात करें। तो उस समय जो है आर्कियन संरचना, आर्कियन चट्टान तंत्र था। आर्कियन चट्टान तंत्र क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वर्गीकरण किया गया। दूसरे इसी पीरियड में, इसी समय जो विभाजन किया गया वो था धारवाद चट्टान तंत्र। और उसके बाद जो दूसरा विभाजन था वो पुराण महाकल्प की चट्टानें थी, जिनमें हम पढ़ेंगे कुड़प्पा चट्टान तंत्र क्या है, विंध्यन चट्टान तंत्र क्या है। इसके 2 भाग हैं। इसी तरह द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें बनी, उसके बाद आर्यन महाकल्प की चट्टानें बनी। तो आर्यन महाकल्प की चट्टानें किस तरीके की हैं, कितने भागों में विभाजित हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कितने भागों में ये बटी हुई हैं। जिस तरीके से ये 2-2 भागों में बटी हैं, इसमें भी कई भाग हैं, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको बस आपको इतना, इसके बाद इसके आर्यन महाकल्प को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो ये मान लीजिए कि 4 भागों में तो बटा है, लेकिन आपको बेसिकली 3 भाग ही पढ़ने हैं इसमें। तो इसमें कितने भाग हैं कि गोंडवाना चट्टानें हैं, क्रिटेशियस चट्टानें हैं, इसमें टर्सरी चट्टानें हैं और क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ये इस समय कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये बनी और इनमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला हम अपना विभाजन जो शुरू करते हैं, आद्य महाकल्प की चट्टानें। इस पे हम क्या जानते हैं, तो इसमें जो विभाजन है, पहली चट्टान जो बनी थी वो आर्कियन टाइप की बनी थी, यानी आर्कियन चट्टानें बनी थी। और आर्कियन चट्टानें क्या हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो आर्कियन चट्टानें क्या है कि ये भूपर्पटी, यानी कि ये कब बनी इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये बनी है, 1 मिनट। ये इनका फॉर्मेशन कब हुआ कि ये इनका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इनका निर्माण जो है, इनकी संरचना का निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में इनका निर्माण हुआ। और ये कैसे बनी, प्री आर्कियन चट्टानें कैसे बनी, तो पृथ्वी के, चूँकि आपको पता है कि पृथ्वी एक पहले गर्म गोला थी, तो पृथ्वी के शीतलीकरण से, ठंडे होने से, पृथ्वी के शीतलीकरण से इनका निर्माण हुआ, आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये किस तरीके से थी, तो ये आर्कियन चट्टानें जो थी वो क्रस्ट रूप में थी, क्रस्ट के फॉर्म में थी, यानी कि पर्वतीय भूमि थी, यानी परपटी के रूप में थी, परत के रूप में थी। और ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो आग्नेय टाइप की चट्टानें थी। ये कैसी थी? आग्नेय चट्टानें थी। आग्नेय आर्कियन चट्टानें कैसे थी? आग्नेय चट्टानें थी। कैसी थी? आग्नेय। तो ये थी आग्नेय चट्टानें थी। इसके अलावा ये पूरे पृथ्वी के कितने, यानी अभी भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के 2/3 हिस्से में, ये भारत के 2/3 हिस्से में पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें भारत के 2/3 हिस्से में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है कितने हिस्से में ये इनका विभाजन है। और सबसे बड़ी बात है ये गहराई में स्थित है। पहली बात कि ये गहराई में स्थित है, और दूसरी बात ये क्या है कि गहराई में स्थित होने के कारण उसके अलावा इनकी संरचना जो है वो जटिल प्रकार की है।
क्या है, जटिल संरचना है। कैसी है, जटिल संरचना है। तो इन दो वजह से इनका जो आर्थिक महत्व है, इनका जो आर्थिक महत्व है वह कम है। आर्थिक महत्व जो है वो कम है, क्योंकि एक तो गहराई में है और जटिल संरचना है, इसीलिए इनका उत्खनन या उनका जो इनका निकास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनका आर्थिक महत्व कम है। अब इसमें एग्जाम्पल जान लेते हैं कि किस तरीके की आर्कियन चट्टानें होती हैं। तो आपने सुना होगा कि ग्रेनाइट, नीज भी बोलते हैं और नीज भी बोलते हैं। तो आप दोनों तरीके की, इस तरीके की चट्टानों को हम आर्कियन चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियन चट्टानें बोलते हैं। तो ये पहला टाइप हुआ आद्य महाकल्प की चट्टानों में। अब आपसे पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे देखी जाती हैं भारत में। अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन करता है तो विस्तार की बात करें तो इनके विस्तार को आप जान लीजिए। भारत में इनका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो पहला है कि नीलगिरी के क्षेत्र जो हैं, नीलगिरी के क्षेत्रों में, नीलगिरी क्षेत्र आप जान ही रहे हैं कि जो भारत का मैप है तो नीलगिरी इस एरिया में, यानी पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी क्षेत्र है, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वो नीलगिरी क्षेत्र होता है। वहाँ पे आपको कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो आग्नेय या आर्कियन चट्टानें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र हो सकता है, तो दूसरा है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो यूपी के दक्षिण में है। यूपी के दक्षिण का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आपको कौन सी चट्टानें मिलेंगी, आर्कियन चट्टानें या जो आग्नेय टाइप की चट्टानें हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा बंगाल नीस, तो तीसरा एरिया आपका कौन सा है, तो बंगाल का है। ये आप नोट कर लीजिए। बंगाल नीस जो है, यानी छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपका इस एरिया में है, यानी कि वहाँ पे भी जो चट्टान है वो आर्कियन टाइप की चट्टान है। इसके बाद चौथा जो आपका एरिया मिलेगा, क्षेत्र मिलेगा, वो मेघालय का पठार है। कौन सा है, तो मेघालय का पठार भी है जो, वो आपका यहाँ पे आर्कियन टाइप की चट्टानें मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और एरिया हैं, जैसे अरावली में भी कहीं कहीं मिलती हैं, तो अरावली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं आर्कियन टाइप की चट्टानें मिलेंगी। इस तरीके के क्षेत्रों में आर्कियन टाइप की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारी आर्कियन चट्टानें आप समझ गए कि प्री कैम्ब्रियन काल में बनी, पृथ्वी के शीतलीकरण यानी ठंडे होने से इनका निर्माण हुआ। ये क्रस्ट या भूपर्पटी के रूप में प्राप्त होती हैं। ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके अलावा भारत के 2/3 हिस्से पर इनका विभाजन देखा जाता है, यानी कि ये फैली हुई हैं। और इनके उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें होती हैं ये। इसके अलावा ये गहराई में स्थित होती हैं और जटिल संरचना होने के कारण इनका आर्थिक महत्व जो होता है वो कम होता है। तीसरी बात इनमें जानने वाली कि विस्तार कहाँ कहाँ है भारत में इनका देखें तो नीलगिरी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बंगाल नीस, मेघालय पठार और अरावली क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने जाना। अगली जो चट्टानें हैं वो जान लेते हैं इसी में आद्य महाकल्प की चट्टानों में। तो धारवाड़ टाइप की चट्टानों को जान लेते हैं। अब धारवाड़ चट्टान क्या है, तो आर्कियन चट्टानों के, जो आर्कियन चट्टानें थी उनके ही अपक्षय व अपर्दन से इनका निर्माण होता है। तो इनके चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से इनका निर्माण हुआ। अपक्षय क्या होता है कि कोई भी चट्टान जब एक जगह पे टूट कर वहीं पे पड़ी रहती है लेकिन उसका विभाजन हो जाता है तो उसको अपक्षय बोलते हैं। और जब यही जो कण होते हैं छोटे छोटे जो टूट गए होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थित हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये जाने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से यहाँ तक जाने की, यहाँ से यहाँ तक जाने की, तो इसको अपर्दन बोलते हैं। ये दूसरी जगह आ गए और यहाँ पे आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, तो निक्षेपण बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे स्थित हो गए तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। ये प्रक्रिया कौन सी है, अपर्दन है। और ये जो यहाँ पे टूट के बिखरे उसको अपक्षय बोलते हैं। तो आप तीनों बातें समझ गए, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है और निक्षेपण क्या है। आगे बात करते हैं कि धारवाड़ चट्टानें जो बनी वो किस तरीके से बनी, तो आग्नेय चट्टानों के या आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से बनी। दूसरी बात ये क्यों फेमस हैं, तो इनमें जो धारवाड़ चट्टानें हैं इनका धात्विक खनिजों की प्रधानता है। इसमें क्या है कि जो धातुएं हैं, जो धात्विक खनिज हैं उनकी प्रधानता है, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण ये इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, यानी धात्विक खनिजों की प्रधानता। ये क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया कि
किस टाइप की चट्टानों में धात्विक खनिज की प्रधानता देखी जाती है या पाई जाती है। तो किस चट्टानों में मिलेगी, तो कौन सा आंसर लगाना है आपको, तो धारवाड़ चट्टानों को लगाना है। इसके अलावा ये प्रथम अवसादी चट्टान है। फर्स्ट जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, तो प्रथम जो है कैसी हैं, अवसादी चट्टान है। तो पहली अवसादी चट्टान है। चूँकि पहली क्यों है, क्योंकि पहली जो चट्टानें बनी वो आर्कियन बनी या आग्नेय चट्टानें बनी। उनके टूटने और एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की वजह से जो नई चट्टानें बनी वो धारवाड़ थी। तो पहली बार इनका निर्माण हुआ, इसलिए ये फर्स्ट यानी पहली अवसादी चट्टानें मानी जाती हैं। तो इसमें इस तरीके से इसको जानते हैं। तो इसके अलावा क्या है, इनका विस्तार देखें, यानी इम्पोर्टेंट किस लिए हो गई कि धात्विक खनिज की प्रधानता है, पहली अवसादी चट्टानें हैं। और दूसरी बात इनका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार बेसिकली इनका धारवाड़ क्या है, तो धारवाड़ के बारे में जानते हैं। तो धारवाड़ एक जो है कर्नाटक में, ये आपके कर्नाटक में एक धारवाड़ ज़िला है, कर्नाटक का धारवाड़ ज़िला। वहाँ पे इनकी ज़्यादा प्रधानता देखी, ज़्यादा मात्रा में इनको पाया गया, इसीलिए उसके ज़िले के नाम पर इसका नाम रख दिया गया धारवाड़ चट्टानें। लेकिन इसके अलावा भी कहीं कहीं और जगह भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे ये और पाई जाती हैं। तो इनका विस्तार देखते हैं। इनका विस्तार कहाँ का आप देखा जाता है, कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो एक चैंपियन रेंज है, चैंपियन रेंज है, एक चैंपियन रेंज है, ये भी कर्नाटक में है। इसी में आपकी जो कोलार खान थी, कोलार गोल्ड माइन, जिसमें KGF मूवी बनी, कोलार गोल्ड माइन। वैसे तो कोलार गोल्ड माइन है, तो आप इसको ये लिखिए, कोलार गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड माइन। तो ये एक जगह है जहाँ पे इस टाइप की चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र जान लेते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो दूसरी चट्टानें कौन सी हैं, तो राइलो श्रेणी है। कौन सी है, राइलो श्रेणी। तो राइलो श्रेणी में किस टाइप के खनिज पाए जाएंगे जो धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपका तांबा मिलता है। तांबा के अलावा यहाँ लोह अयस्क मिलते हैं, लोह अयस्क मिलते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे पाई जाती हैं चट्टानें राइलो श्रेणी। अब ये कहाँ है, तो इसकी बात करें तो राइलो श्रेणी जो है वो अरावली क्षेत्र के आसपास, यानी कि राजस्थान के एरिया में आपको मिलेंगी, राजस्थान में। और उत्तरी अरावली, उत्तरी राजस्थान के उत्तरी अरावली क्षेत्र में इनको देखा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा। तीसरा विभाजन देख लेते हैं, कुड़प्पा को हम बाद में समझेंगे। तीसरा विभाजन देख लेते हैं। तीसरा विभाजन मतलब तीसरा जो विस्तार है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, तो तीसरा विस्तार आपको मिलेगा इसमें चंपानेर श्रेणी। कौन सी, चंपानेर श्रेणी में। तो चंपानेर श्रेणी ये कहाँ पे, गुजरात, बड़ौदरा के पास में, गुजरात में है। ये भी किस लिए फेमस है, तो यहाँ भी आपको स्लेट, संगमरमर, स्लेट, संगमरमर और लाइमस्टोन, इस टाइप की जो है आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी, यानी इस टाइप की आपको मटेरियल देखने को मिलेंगे इन चट्टानों में। तो ये अरावली, ये भी अरावली क्षेत्र के ही एक तरह से भाग हैं। तो अरावली के ही, ये अरावली क्षेत्र के ही भाग हैं, इसलिए आप इसका विस्तार अरावली क्षेत्र में मान सकते हैं। कुछ एरिया और हैं जिनको मैं बता देता हूँ, जैसे कि झारखंड में, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहीं कर्नाटक, कर्नाटक में एक चित्रदुर्ग, बेल्लारी जगह है। तो इन एरियाज़ में आप इनका विस्तार देख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, चैंपियन श्रेणी, राइलो श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, वो झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सब जगह पे आप धारवाड़ चट्टानों को देख सकते हैं। और ये किस लिए फेमस है, तो मैंने जैसे कि बात की, तो ये आपके धात्विक खनिजों की प्रधानता इसमें पाई जाती है, इसीलिए इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगली हमारी है पुराण महाकल्पी चट्टानें। पुराण महाकल्पी चट्टानें, इनके बारे में जान लेते हैं, पुराण महाकल्पी चट्टानों के बारे में। तो इसमें जो विभाजन है वो कुड़प्पा टाइप की चट्टान पहली आती हैं, यानी इस तरीके से देखें शुरुआत से तो तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन इनमें पुराण महाकल्पी चट्टानों में ये पहले नंबर पे आती हैं। तो कुड़प्पा चट्टान जो है उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी संरचना का निर्माण कैसे हुआ, उसकी बात जाने तो ये धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से बनी है, यानी इनके अपक्षय अपर्दन से किसका निर्माण हुआ, कुड़प्पा और
कुड़प्पा चट्टान तंत्र का निर्माण हुआ। तो आर्कियन इस तरीके से जान लीजिए कि आर्कियन चट्टानें व आपकी ये वाली धारवाड़ चट्टान दोनों के अपक्षय और अपर्दन, चूँकि मैं अपक्षय आपको यहाँ बता चुका हूँ, अपर्दन बता चुका हूँ और निक्षेपण बता चुका हूँ। तो इन दोनों के आर्कियन और धारवाड़ के अपक्षय व अपर्दन से इनका निर्माण हुआ, अपर्दन से निर्मित। तो इनका अपक्षय अपर्दन से निर्माण हुआ। तो समझ रहे हैं, यानी कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से किन का निर्माण हुआ, तो कुड़प्पा चट्टान तंत्र का निर्माण हुआ। दूसरी बात इसमें जानने वाली है कि ये दूसरी अवसादी चट्टान है, क्या कौन सी है, सेकंड, क्योंकि पहली तो आपकी धारवाड़ है, तो दूसरी अवसादी चट्टान कौन सी होंगी, ये कुड़प्पा होंगी, दूसरी अवसादी चट्टान है। तो दूसरी अवसादी चट्टानें कौन सी हैं आपकी, तो कुड़प्पा चट्टान तंत्र है। इनमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु है या मटेरियल है वो कौन सा है, तो इसमें चूना पत्थर देखो तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चूना पत्थर जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज है, धातु नहीं है, खनिज है। इसके अलावा इसमें अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो सर्वाधिक इसमें ये हैं, सर्वाधिक है। इसके अलावा जैसे बालू पत्थर, इसके अलावा संगमरमर, तो इस तरीके की इसमें जो है खनिज जो हैं पाए जाते हैं। संगमरमर, तो संगमरमर। इसके अलावा अब बात कर रहे हैं कि इनका एरिया यानी विस्तार कहाँ पे है, तो कुड़प्पा जो एक जगह है, कुड़प्पा वो आंध्र प्रदेश की एक जगह है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, कुड़प्पा जो है चट्टान तंत्र नाम रखा गया। अगली बात इसमें क्या है कि और कहाँ कहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा, तो आंध्र प्रदेश के अलावा ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो वो बात कर लें कि जावेदी, सेवराय, इनकी जो श्रेणियाँ हैं जो तमिलनाडु में है, जावेदी सेवराय की श्रेणियाँ, इन सब में भी ये पाई जाती हैं। इसके अलावा कहाँ पे मिलेंगी, तो कृष्णा नदी की जो घाटी है, कृष्णा घाटी है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगी कुड़प्पा टाइप की चट्टानें। वहीं पे और एरिया देखें तो आपको कहाँ मिल सकती हैं, तो अरावली क्षेत्र भी, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको ये देखने को मिलेंगी। पर अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको जो कुड़प्पा टाइप की चट्टानें हैं वो देखने को मिलेंगी। एक और लास्ट एरिया है, वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ पे भी आपको ये चट्टानें देखने को मिलेंगी, छोटा नागपुर के पठार में। तो इस तरीके से आप इसका विस्तार समझ सकते हैं। अगली जो हमारी चट्टानें हैं वो हैं विंध्यन टाइप की चट्टानें। अब विंध्यन टाइप की चट्टानों को समझते हैं कि ये किस लिए फेमस हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, उनके बारे में समझते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होगा, तो भूसन्नतियों के ये किस तरीके से निर्मित होती हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका निर्माण जो इस तरीके से होता है कि अवसाद जब आते हैं, अवसाद जो आते हैं, अवसादी चट्टानों या मटेरियल के इकट्ठे होने से, अवसादी चट्टानों के इकट्ठे होने से इनका निर्माण होता है, से निर्मित होती हैं। तो किस तरीके से निर्मित है, अवसादी चट्टानों के इनमें इकट्ठे होने से निर्मित होती है। अब किस तरीके से होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पानी का एक क्षेत्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है, अब इधर से नदी आ रही है और इधर से भी नदी आ रही है। अब इनके साथ जो है अवसाद आते हैं, अवसाद मतलब मिट्टी के कण आते हैं। अब वो जाके इन तल छटियों में, यानी कि जो एरिया है, जो पानी का जो छिछला क्षेत्र होता है, उनमें जमा हो जाते हैं और इनसे जो एक टाइम के बाद ये उठने लगते हैं। तो इनसे जो निर्मित होते हैं, जो जगह निर्मित होती है, उसको वही एक तरह से विंध्यन चट्टानें कहलाई। तो वही चट्टानें कहलाई। तो क्या किस तरीके से या कहाँ पे इनका निर्माण हुआ, अगर उसकी बात करते हैं तो भूसन्नतियों, यानी एक शब्द होता है जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है
तो भूसन्नतीय क्षेत्रों में इनका निर्माण हुआ। तो भूसन्नतीय क्षेत्रों में निर्माण हुआ। भूसन्नतीय क्षेत्रों में इनका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि छिछले सागर जो होते हैं, ये कैसा सागर है? छिछले सागर। छिछले सागर में अवसाद जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे जो एक संरचना का निर्माण होता है उसको विंध्यन चट्टान नाम दिया गया। और ये भूसन्नतीय क्षेत्रों में निर्माण हुआ। ये भूसन्नती कहलाती है। जो छिछला क्षेत्र होता है किसी पानी का, उसको भूसन्नती एरिया, भूसन्नती रीजन या जियोसिंक्लाइन रीजन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है वो जानने वाली कि ये पहली चट्टानें हैं, नोट कर लीजिए, ये पहली चट्टानें ऐसी हैं जो जीवाश्म इनमें पाए गए। कौन सी चट्टानें हैं? तो जीवाश्म इनमें पहली चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म की प्राप्ति हुई, जीवाश्म इनमें पाए गए। तो इसके अलावा और कौन से खनिज थे जो पाए गए इसमें? तो चूना पत्थर, अन्य खनिज या खनिज आपके जो और हैं वो कौन से थे? तो चूना पत्थर मिला इसमें, इन चट्टानों में पाए जाते हैं। बालू पत्थर इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या क्या मिलेगा? तो हीरा पाया जाता है, जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है। इसके अलावा डोलोमाइट इसमें पाया जाता है, डोलोमाइट। तो इस टाइप के जो खनिज हैं ये भी इनमें विंध्यन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये पहली चट्टानें हैं जहाँ पे क्या मिला आपको? जीवाश्म मिले। इसके अलावा इनका एरिया यानी विस्तार देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। तो समझ में आ गया कि विंध्यन चट्टानें बनी कैसे? अवसादों के इकट्ठा होने से। भूसन्नतियों में अवसाद इकट्ठे हुए, इसकी वजह से छिछले सागरों में भूसन्नति क्षेत्र बोलते हैं, और उनमें जब अवसाद इकट्ठे होते हैं तो उनसे एक संरचना निर्माण हुआ जिसको विंध्यन चट्टान बोला गया। इनमें पहली जो प्रथम चट्टानें थीं ये जिनमें जीवाश्म पाए गए। इसके अलावा यहाँ और खनिज मिलते हैं, तो चूना पत्थर, बालू पत्थर, हीरा, डोलोमाइट, इस टाइप के और खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इनका विस्तार देख रहे हैं तो राजस्थान के एरिया से लेके, यानी राजस्थान का एक एरिया है, आप चित्तौड़गढ़ ये लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम, बिहार के सासाराम तक ये फैले हुए हैं। तो ये चट्टानें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? तो बिहार के सासाराम तक फैली हुई हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, इधर है राजस्थान, और यहाँ से लेके आपके जो है बिहार की चट्टानें यहाँ तक, बिहार तक विंध्यन चट्टानें इस तरीके से फैली हुई हैं। इसको आगे नक्शे में समझेंगे, फिलहाल अभी इतना समझिए। तो इनका विस्तार आपने देखा कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक ये फैली हुई हैं। अगली बात जानने वाली है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी चट्टानें हैं। तो आर्यन महाकल्पी चट्टानों के बारे में जानेंगे। और गोंडवाना चट्टान, इनमें 4 टाइप हैं, जिनमें पहली चट्टान है गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानें जिनकी बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो निर्माण हुआ वो किस समय हुआ? तो इनका निर्माण जो हुआ वो कार्बोनीफेरस के समय इनका निर्माण हुआ। कार्बोनीफेरस काल में इनका निर्माण हुआ, कार्बोनीफेरस काल में हुआ। इसके अलावा गोंडवाना चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए फेमस हैं? तो इनमें 98% कोयला, भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 98% कोयला जो है वो केवल गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार का होता है? तो 98% टाइप का कोयला कौन सा होता है? हमारे यहाँ बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस। 98% कोयला जो मिलेगा प्रकार का बिटुमिनस कोयला मिलता है, 98% गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। इसके अलावा एक और कोयले का एरिया पाया जाता है जिसको पीट कोयला बोलते हैं, पीट कोयला, जिसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी जहाँ समझ लीजिए कि पीट कोयला भी एक हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन ये लो क्वालिटी का होता है, यानी ख़राब क्वालिटी का होता है। बिटुमिनस अच्छी क्वालिटी का होता है, इससे भी अच्छा एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन हमारे भारत में वो नहीं पाया जाता, हम इसका इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं। तो पीट कोयला कहाँ मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु में आपको पीट कोयले पाए जाते हैं, लेकिन ये लो क्वालिटी का होता है,
इसलिए इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं तो ये कोयला जो पाया जाता है गोंडवाना चट्टानों में वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो अधिकतर इनका जो है निर्माण होता है वो भ्रंश घाटियों में होता है। तो भ्रंश घाटियों में ये कोयला आपको प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? भ्रंश घाटियों। अब भ्रंश घाटियाँ कौन सी हैं, कहाँ पे इनका विस्तार होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि गोंडवाना चट्टान में जो कोयला पाया जाता है भ्रंश घाटियों में पाया जाता है। और भ्रंश घाटियाँ कौन सी होंगी? तो दामोदर, पहली दामोदर भ्रंश घाटी, सोन भ्रंश घाटी, सोन नदी की जो भ्रंश घाटी होगी, सोन नदी की भ्रंश घाटी, सोन नदी घाटी। इसके अलावा महानदी की जो घाटी है, महानदी भ्रंश घाटी, गोदावरी, गोदावरी की घाटी है, नर्मदा की है, नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है। इसके अलावा ताप्ती की है। तो इन ईटीसी करके इन सब में इनकी जो भ्रंश घाटियाँ हैं इनमें आपको कौन सा कोयला यानी कौन सा चट्टानें मिलेंगी? तो गोंडवाना चट्टानें मिलेंगी। और गोंडवाना चट्टानों में आपको क्या मिलेगा? तो आपको कोयला मिलेगा। और कोयले में कौन सा? हमारे यहाँ 98% बिटुमिनस टाइप का कोयला है। इसके अलावा पीट कोयला भी है, तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो हमारा है क्रिटेशियस चट्टानें। और इससे पहले एक बात जान लीजिए कि कोयले की सर्वप्रथम भारत में खोज कहाँ पे हुई या कोयले की प्राप्ति कहाँ हुई सर्वप्रथम? तो कोयला सर्वप्रथम प्राप्त हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये जान लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ। तो दामोदर की जो भ्रंश घाटी जिसके बारे में हमने बात की, दामोदर भ्रंश घाटी, यहाँ पे पहली बार कोयले की प्राप्ति हुई। और ये कहाँ पे है? तो कौन सी जगह अगर पूछता है तो रानीगंज से। तो रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के रानीगंज से दामोदर भ्रंश घाटी में सर्वप्रथम कोयले की आपको प्राप्ति हुई हमारे भारत में। तो खोज हुई एक तरह से। तो ये आपको याद रखना है कि दामोदर भ्रंश घाटी में और रानीगंज में सबसे पहले कोयले को खोजा गया, कोयले की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से आपका ये गोंडवाना चट्टान क्लियर होते हैं। क्रिटेशियस को जान लेते हैं। क्रिटेशियस चट्टानें क्या हैं? तो क्रिटेशियस आप सभी जानते हैं कि लावा चट्टानें जो हैं लावा से निर्मित हुई हैं ये चट्टानें। तो लावा के जमाव से निर्मित हैं ये चट्टानें। और किस तरीके से निर्मित हैं? तो आपको पता है कि भारत पहले इस तरीके से संरचना में था। और जब इसका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा था उत्तर पश्चिम की तरफ, तो इसके बीच में जब ये जा रहा था, आज मान लेते हैं भारत इधर है, यहाँ है, तब ये इस तरह यहाँ पे जब जा रहा था, एक सेकंड मैं बना देता हूँ अच्छे से। जब ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था तो आज की स्थिति तक पहुँचने से पहले इसको बीच में कुछ ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से गुजरना पड़ा। ज्वालामुखी के हॉटस्पॉट से गुजरना पड़ा था। और इन हॉटस्पॉट का क्या नाम था? तो इनका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट। इनसे गुजरने की वजह से इसमें लावा का उद्गार हुआ, यानी कि मैग्मा निकला और लावा के रूप में बाहर आया। और इनके जमने से ये चट्टानें जो हैं निर्मित हुई। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रिटेशियस चट्टानें कैसे बनी। तो लावा के जमने से बनी। रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के कारण इनका क्या हुआ ना कि फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार की क्रियाएं हुई, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे लावा बाहर आया और उसके जमने से कौन सी चट्टानें बनी? तो क्रिटेशियस चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये क्रिटेशियस चट्टानें हैं कहाँ। इनके विस्तार से आप समझ सकते हैं कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का एरिया हो, चाहे वो काठियावाड़ प्रायद्वीप हो, चाहे वो राजमहल पहाड़ियाँ हों, चाहे वह मालवा पठार हो। तो हम बात करते हैं दक्कन का पठार। आपने सभी सुना होगा आप सभी ने कि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाए जाने का कारण क्या है? कि वहाँ पे लावा के जमने से, आग्नेय चट्टानों के निर्माण से वहाँ पे जो है काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी कैसे बनी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो दक्कन पठार, इसके अलावा काठियावाड़ प्रायद्वीप जो गुजरात में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप। इसके साथ ही राजमहल पहाड़ियाँ,
राजमहल पहाड़ियाँ, इसके अलावा मालवा का पठार, मालवा पठार, इन सब जगह पे, इसके साथ ही कर्नाटक, एक और लिख लीजिए कर्नाटक, इन सब जगह पे आपको क्रेटेशियस टाइप की चट्टानें मिलेंगी। और इनकी जो इन क्रेटेशियस चट्टानों के अपक्षय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अपक्षय क्या है, कि एक ही जगह पे जब चट्टान टूट जाती है, एक ही जगह पे पड़ी रहती है, उसको अपक्षय बोलते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है तो आप उसको अपरदन बोलते हैं। और जब ये कहीं जम जाती है तो उसको निक्षेपण बोलते हैं, अभी मैंने जिसके बारे में बात की। तो अपक्षय और अपरदन के कारण एक मिट्टी का निर्माण हुआ, एक मिट्टी का निर्माण हुआ जिसको हम काली मिट्टी बोलते हैं। क्योंकि इसका कलर काला था, इसमें लोहे यानी लो अयस्क की मात्रा ज़्यादा थी, तो इसीलिए फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसको काली मिट्टी नाम दिया गया। ठीक है, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से इसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ। कपास की इसमें खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, आप सभी को पता है। इसको एक मैप के जरिए अगर समझना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे भारत का मैप है, छोटा सा मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो इस तरीके से ये मान लीजिए कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें क्रेटेशियस चट्टानें, तो ये देख लीजिए। ये है यहाँ पे काठियावाड़ का तो मैं नंबरिंग के हिसाब से काठियावाड़ इतना लिखता हूँ। काठियावाड़ के प्रायद्वीप यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आपको क्रेटेशियस चट्टानें मिलेंगी। ये आपका पूरा दक्कन का पठार है, तो ये दक्कन का पठार, यहाँ पे भी आपको क्रेटेशियस चट्टानें मिलेंगी। ये आपका मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार पर भी आपको क्रेटेशियस चट्टानें मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ हैं, तो ये राजमहल हो गई। इसके साथ ही कर्नाटक, और मैंने बताया कि कर्नाटक का एरिया और थोड़ा सा तमिलनाडु के एरिया में भी ये पाई जाती हैं, तो कर्नाटक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनका विभाजन कहाँ कहाँ पे है भारत में। तो क्रेटेशियस चट्टानें ऐसी हैं। बाकी टर्सरी की बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ। तो इन सब के बाद टर्सरी पीरियड आया और टर्सरी चट्टानों का निर्माण हुआ। इस समय की जो चट्टानें हैं वो किस टाइप की हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इस समय जो चट्टानें बनी वो हिमालय की चट्टानें थी, यानी हिमालय का निर्माण जो है इसी पीरियड में हुआ। हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हिमालय में प्राप्ति। तो ये चट्टानें जो कहाँ मिलेंगी आपको, हिमालय की जगह पे मिलेंगी। हिमालय जहाँ पे आज है वहाँ पे किस टाइप की चट्टानें मिलेंगी, तो टर्सरी टाइप की चट्टानें मिलेंगी। ये अवसादी चट्टान है, क्योंकि आपको पता है 33 सागर के वजह से, 33 सागर की वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। पहले हमारा जो इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, उनके बीच में जो है वो 33 सागर हुआ करता था। ये सागर यहाँ पे 33 सागर हुआ था। अब चूँकि इसका मूवमेंट ऐसे हो रहा था तो ये चट्टान से टकरा गया इस वाले से, यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से ये सागर जो है वो ख़त्म हो गया और इसके अंदर जो अवसाद थे वो उठकर हिमालय का निर्माण हो गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो इस तरीके से इस हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ पे किस टाइप की चट्टानें बनी, तो अवसादी चट्टानें बनी। कैसी चट्टानें बनी, अवसादी, जो अवसाद से निर्मित हैं, तो अवसादी चट्टानें बनी। और इनको क्या बोला गया, तो टर्सरी चट्टानें थी। ये टर्सरी चट्टानें थीं और अवसादी चट्टानें थीं। अवसादी चट्टानें थीं इसीलिए इनमें जीवाश्म खनिज भी पाए जाते हैं। इनमें क्या है, जीवाश्म खनिज भी पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जीवाश्म खनिज में क्या क्या, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, उसके अलावा नेचुरल गैस होगी, ETC, इस तरीके के जो हैं आपके जीवाश्म खनिज भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो क्वाटरनरी के बारे में बात करते हैं। क्वाटरनरी चट्टान जो हमारी लास्ट है आज की, तो ये क्वाटरनरी पीरियड में बनी। क्वाटरनरी पीरियड में क्या क्या बना, तो उसके बारे में अगर बात कर लें तो ये उत्तरी विशाल मैदान जो थे, अभी आज के हमारे जो हैं गंगा मैदान जिनको बोलते हैं, उत्तरी विशाल मैदान, ये इसी समय में निर्मित हुए, इन्हीं चट्टानों से निर्मित हुए। तो क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण किस जगह पे देखा जा सकता है, तो उत्तरी विशाल मैदान में, तटीय मैदानों में देख सकते हैं इनको,
तो ये जो एरिया है, जो चट्टान का एरिया है, वो तटीय मैदान में देख सकते हैं। जो आज के उत्तरी विशाल मैदान, तटीय मैदान है, या थार मरुस्थल का निर्माण भी इसी समय हुआ। थार मरुस्थल का निर्माण भी इसी समय हुआ। और ये सब किस तरीके से निर्मित हुए? चूँकि आपको पता है कि नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, तो उन सब से, या हवाएं जो है, मरुस्थल का निर्माण कैसे होगा? तो हवाएं के जरिए होता है। तो इस तरीके से इस पीरियड में जो निर्माण हुआ वो इन एरियाज़ का हुआ। और ये किस तरीके के थे? अवसादी थे। ये भी कैसे हैं? अवसादी चट्टानें हैं। ये भी अवसादी चट्टानें हैं। इसके अलावा इसमें भी खनिज, जीवाश्म खनिज जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो जीवाश्म खनिज इनमें भी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है, जो भूगर्भीय चट्टानें थी या भूगर्भीय संरचना थी भारत की, वो हमने समझ ली। कि कैसे कैसे 4 भागों में थी, कौन सी चट्टान कब बनी, और किस 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 संरचना या किस किस चट्टान की क्या क्या खूबी है, उसमें क्या क्या तरीके के जो जीवाश्म पाए जाते हैं, या उसमें किस तरीके से खनिज पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो इस तरीके से आपका जो है भारतीय भूगर्भिक संरचना जो है आज कंप्लीट हो गया। कल हम अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती रहे, वो भी अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहें, कंटिन्यूटी उनकी भी बनी रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिस पे हम क्विज भी चला रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चन भी डालते रहते हैं आपके लिए, जिनको आप रोज़ाना करिए, आपकी नॉलेज और बूस्ट होगी। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।